वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। ये न्यूमेरिकल आपको लास्ट में दिया गया था और इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाना था। तो जैसा हम लोग जानते हैं और हम लोग पढ़े भी थे लास्ट में, इस पूरे को हमने ट्रांसफार्मर के हिसाब से 3 सेक्शन में बांट दिया है ना। एक है इधर का सेक्शन, फिर एक है आपका ट्रांसमिशन लाइन का सेक्शन और फिर एक है इधर का सेक्शन। ठीक है, ट्रांसफार्मर को आप इस ट्रांसफार्मर को सेक्शन 1 में भी ले सकते हैं या सेक्शन 2 में भी ले सकते हैं। सिमिलरली इस ट्रांसफार्मर को आप सेक्शन 2 में भी सॉल्व कर सकते हैं या सेक्शन 3 में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पावर सिस्टम है क्या। यहाँ पर एक जनरेटर है 10 MVA 11 किलो वोल्ट का, जिसका कि पर यूनिट रिएक्टेंस इसके रेटिंग के हिसाब से पुराना वाला दिया हुआ है इतना। ठीक है, और वो वोल्टेज जनरेट कर रहा है 11 किलो वोल्ट और ये ट्रांसफार्मर उसको स्टेप अप कर रहा है 11/66 किलो वोल्ट पे। 11 MVA का ट्रांसफार्मर है, इसका रिएक्टेंस है 10% और ट्रांसमिशन लाइन है, इसका वोल्टेज लेवल कितना हो गया 66 किलो वोल्ट। फिर ये ट्रांसमिशन लाइन है, इसका पर किलोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.06 ओम। ठीक है, और पर किलोमीटर का रिएक्टेंस दिया हुआ है 0.02 ओम। ओके, तो ये 100 किलोमीटर लेंथ का है, तो टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, है ना। 0.06 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, टोटल रिएक्टेंस निकल जाएगा। उसके बाद एक और ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन, जो कि 66/3.3 किलो वोल्ट का है, मतलब इस तरफ का वोल्टेज 3.3 किलो वोल्ट हो जाएगा और इसकी रेटिंग है 5 MVA और इस ट्रांसफार्मर का जो रिएक्टेंस है वो है 10%। और फिर ये वोल्टेज किसको मिल गया, लोड को मिल गया, जिसकी वैल्यू कितनी है 50+80J। ये कोई भी लोड हो सकता है, मोटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाना है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा था कि आप ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज को बेस मान लीजिए, तो इस सेक्शन 2 में हमने सेक्शन 2 का ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज कितना होगा 66 किलो वोल्ट, तो उसको हमने बेस मान लिया। पावर के बेस के बारे में मैंने आपको बोला था कि जो हाईएस्ट पावर हो पूरे सिस्टम का उसको बेस मान लीजिए। तो यहाँ 10 MVA 11 MVA 5 MVA, तो हम 11 MVA को बेस मान लिए। ठीक है, तो इस सेक्शन के बेस हो गए VB = 66 किलो वोल्ट, SB = 11 MVA और इस सेक्शन के बेस हो गए, जैसे कि यहाँ 66 किलो वोल्ट है तो पावर बेस तो सब में सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज बेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से चेंज करता है। तो जैसे इस सेक्शन का वोल्टेज बेस है 66 किलो वोल्ट, तो इस सेक्शन का क्या होगा, यहाँ पर ट्रांसफार्मर 11/66 का, तो इस सेक्शन का वोल्टेज बेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा 11 किलो वोल्ट। सिमिलरली इस सेक्शन की बात करें तो यहाँ का वोल्टेज बेस कितना हो जाएगा 3.3 किलो वोल्ट, क्योंकि 66/3.3 हो गया। सभी सेक्शन का आपको बेस निकल गया। अब आते हैं सेक्शन 1 पे। सेक्शन 1 में जनरेटर है, चाहो तो ट्रांसफार्मर को भी ले लो। तो जनरेटर का सबसे पहले निकालना होगा वोल्टेज पर यूनिट में। तो जब VB और SB मिल गया तो ZB भी निकाल ही लेते हैं। तो ZB क्या हो जाएगा VB² SB, MVA में है इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा 11² 11 ओम। VG1 PU क्या हो जाएगा, VG एक्चुअल कितना है 11 किलो वोल्ट और बेस भी कितना है 11 किलो वोल्ट। ठीक है, तो ये एक फायदा होता है जब हम इस तरह से बेस मानते हैं। तो VG1 पर यूनिट कितना हो गया 1∠0 पर यूनिट। अब XG1 न्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि पुराना इसका बेस था 11 किलो वोल्ट 10 MVA और नया बेस है 11 किलो वोल्ट 11 MVA, तो इसकी न्यू पर यूनिट वैल्यू निकालनी होगी। तो फॉर्मूला लगाए 0.5 × MVA न्यू बाय MVA ओल्ड और ये 11/11 तो कट जाएगा आपका, क्योंकि ओल्ड भी 11 है न्यू भी 11 है। तो ये वैल्यू आ गई J0.55 PU। ट्रांसफार्मर को भी हम इसी में ले लिए, क्योंकि इस सेक्शन में बहुत सारा काम करना था, इसलिए ट्रांसफार्मर को भी हम इसी सेक्शन में ले लिए। तो इस सेक्शन में ले लिए, तो XT1 न्यू क्या हो गया, पुराना इसका 0.1 है इनटू पुराना इसका पावर बेस 11 MVA है और नया भी पावर बेस इस सेक्शन का कितना है 11 MVA, 11/11 कट गया। और ट्रांसफार्मर का तो जब न्यू निकालते हैं तो वोल्टेज तो कट ही जाता है, तो ये तो कट जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई J0.1 PU। इस सेक्शन का काम खत्म। अब इस सेक्शन में आइए, तो VB पता है, SB पता है, तो ZB निकाल लिए। ओके, अब इसका ट्रांसमिशन लाइन का आपको पर यूनिट इंपीडेंस निकालना होगा। इसका रेजिस्टेंस
6 ओम, रिएक्टेंस 2 ओम टोटल। अब इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग अलग दोनों का रेजिस्टेंस का भी पीयू और रिएक्टेंस का भी पीयू निकाल लीजिए, या कंबाइंड कंप्लीट इंपीडेंस पीयू भी निकाल सकते हैं। यहाँ हम इंपीडेंस पीयू निकाले हैं R प्लस जे एक्सएल होगा ना, तो 6 प्लस 2j डिवाइडेड बाई जेड बेस 396, जेड एक्चुअल बाई जेड बेस। जेड एक्चुअल क्या होगा, रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस। ओके, तो ये वैल्यू आएगी 0.016 एंगल 18.43 डिग्री। अगर आप आरपीयू निकालना चाहते हैं तो आरपीयू निकालने के लिए आप आर बेस नहीं निकालेंगे, आरपीयू का वैल्यू लोग देख चुके हैं, आरपीयू होता है आर एक्चुअल बाई जेड बेस। तो आरपीयू इक्वल टू आर एक्चुअल कितना है 6 बाई जेड बेस कितना है 396, तो ये हो गया। और एक्सपीयू कितना होगा, एक्सपीयू होगा एक्स एक्चुअल बाई जेड बेस, तो 2 बाई 396 ये आएगा। आप इसको कंबाइन करके भी निकालेंगे तो क्लोज टू यही आएगा, मतलब 0.015 प्लस जे 0.005 करोगे ना तो यही आएगा 0.016 एंगल 18.43। इस सेक्शन की बात हो गई। अगले सेक्शन में आते हैं, सेक्शन 3 में। यहाँ पे आप देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सेक्शन 3 में सिर्फ लोड का निकाल दिए या सिर्फ ट्रांसफार्मर का निकाल दिए, आपको देखते चलना है कि हमने हर एक चीज को इंक्लूड किया है कि नहीं। जनरेटर के लिए वोल्टेज और रिएक्टेंस को, ट्रांसफार्मर के लिए रिएक्टेंस को, ट्रांसमिशन लाइन के लिए इंपीडेंस को, इधर ट्रांसफार्मर उसको भी लेना है और लोड को भी लेना है। एक कोई सॉल्यूशन भेजे थे, गौतम भेजे थे शायद, तो लोड का पर यूनिट नहीं लिए थे वो। तो भाई इसको क्यों छोड़ रहे हो, कोई दुश्मनी है, इसको भी लेना है। हाँ, तो सेक्शन 3 में आते हैं। वोल्टेज बेस आपको पता ही है 3.3 किलोवोल्ट, एसबी इक्वल टू 11 एमवीए। अब जेड बेस निकालेंगे तो 3.3 का होल स्क्वायर अपॉन 11 0.99 आ जाएगा। XT2 ट्रांसफार्मर का न्यू निकालते हैं 0.1 इनटू नया पावर बेस 11 है, पुराना पावर बेस इसका कितना है 5, 11/5 वोल्टेज तो कट ही जाएगा, J 0.22 pu। और अगर लोड का निकालें तो ZL PU क्या हो जाएगा, एक्चुअल बाई बेस, तो 50 प्लस 80J बाई 0.99 इक्वल टू 95.29 एंगल 58 डिग्री। देखिए अब इसका हम रिएक्टेंस डायग्राम बना देंगे, उसमें तो कुछ भी नहीं है, सबको ऐड कर देंगे। लेकिन हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि अभी हम लोग फॉल्ट एनालिसिस में रिएक्टेंस डायग्राम बनाना सीखे हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि करंट कैसे निकालता है। तो देखिए करंट कैसे निकालते हैं, तो जब वहां हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग फॉल्ट करंट निकालेंगे, है ना, कि फॉल्ट करंट कितना फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ये एक सिंपल केस है, हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पावर सिस्टम में आपको जरूरी नहीं कि फॉल्ट का ही करंट निकालना हो, ऐसा गेस भी करना पड़ सकता है कि फलाना लोड को जब हम पावर देंगे इस तरह के सिस्टम से तो कितना करंट जाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए आपको किसी फैक्ट्री को सप्लाई देना है, फैक्ट्री ये है, इसका टोटल इंपीडेंस आपको पता है सभी लोड को कैलकुलेट वगैरह करके, और सिस्टम यही है, आपके पावर सिस्टम से ट्रांसफार्मर लगेगा, अप होगा, डाउन होगा, तरह तरह का जो भी है, कई तरह के डाउन भी हो सकते हैं। तो आपको पता करना है कि भाई लोड को करंट कितना मिल रहा है और यहाँ से करंट कितना जा रहा है ना, समझ में आ रही बात। यहाँ पे कितना मिल रहा है, यहाँ से कितना जा रहा है, ये सब चीज निकालना है हर एक, या यहाँ से भी हर एक जगह से करंट भी निकालना है। तो क्या करें, बहुत सिंपल है। एक बार आपने रिएक्टेंस डायग्राम बना लिया तो मतलब आपने एक सर्किट बना लिया। अब सर्किट बना लिया तो उस सर्किट से आप आईपीयू निकाल सकते हैं। अभी हम लोग बनाएंगे रिएक्टेंस डायग्राम, चलो पहले बना ही लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो अगर हम इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाएं तो आप देख सकते हैं कि इट इज क्वाइट इजियर नाउ। देखिए यहाँ से देखें अगर तो ये है आपके जनरेटर का रिएक्टेंस, ये 1 एंगल 0 है, और जनरेटर का रिएक्टेंस है J 0.55, और ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस है J 0.1। देखिएगा मैच कीजिएगा जिनका भी जो बनाया है। और अगर हम रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का अलग अलग लिखें तो ये हो जाएगा आपको 0.015 और ये J 0.005, और अगर कंबाइंड लिखें तो कंबाइंड ZTLPU हो जाएगा 0.016 एंगल 18.43 डिग्री।
तो ये हो गया। उसके बाद आते हैं ट्रांसफार्मर 2 पे। तो ट्रांसफार्मर 2 का रिएक्टेंस है J0.22 और फाइनली जो आपका लोड है ZL, इसका रिएक्टेंस है 95.29 एंगल 58 डिग्री। अब आप हमको ये बात बताइए, क्या इस सर्किट का आप करंट नहीं निकाल सकते हैं? आप नेटवर्क पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, है कि नहीं? तो आप इसका रिएक्टेंस निकाल सकते हैं IPU। सिंपल तो है, इस सब को ऐड कर दीजिए, जेड इसको भी कन्वर्ट कर लो कैलकुलेटर पे J में, सब J वाला और रियल वाला पार्ट को ऐड कर लो और IPU इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 एंगल 0 डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस। आप IPU निकाल सकते हैं और आपको निकालना है एक्चुअल करंट। आप एक बात बताइए, क्या आप इन सेक्शंस का सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, क्या इन तीनों का IB नहीं निकाल सकते हैं? बेस करंट जब आपके पास पावर और ये है, जैसे इस सेक्शन का सेक्शन 1 का I बेस क्या हो जाएगा एम्पियर में 11 MVA, इसको लिख सकते हैं 11 × 10 to the power 6 और डिवाइडेड बाय 11 के लिए × 10 to the power 3, तो यहीं से निकल गया 1000 एम्पियर। तो इस सेक्शन का आपको जो बेस करंट है वो है 1000 एम्पियर। अब IPU जो यहां से निकलेगा, सपोज हम जस्ट एक ले रहे हैं कि IPU अगर मान लीजिए जस्ट आई एम टेकिंग अ वैल्यू, आई एम नॉट कैलकुलेटिंग इट, जस्ट सपोज समथिंग लाइक 50 एंगल -30 डिग्री, ये आ रहा है IPU। तो इस सेक्शन 1 में एक्चुअल करंट IPU क्या होता है? I actual by I base होता है ना, तो I actual हम निकाल सकते हैं क्या? IPU into I base। IPU भी पता है आपको 50 एंगल -30 और into I base भी पता है आपको 1000 यानी 5000। ये हम एक्चुअल आंसर नहीं बता रहे, दिस इज नॉट आंसर। आंसर कब पता चलेगा? जब IPU की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो मेरा ये कहना है कि ना सिर्फ फॉल्ट एनालिसिस के लिए ये रिएक्टेंस डायग्राम पढ़ना इंपॉर्टेंट है, बल्कि नॉर्मल कंडीशन में भी किसी भी पावर सिस्टम में आप करंट निकालने के लिए, कहीं का भी करंट निकालने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आप सेक्शन 1 का निकाल सकते हैं करंट, सेक्शन 2 का निकाल सकते हैं, इसका भी बेस करंट अलग निकालना पड़ेगा और सब तो PU तो सबके लिए सेम है ना? तो हर केस में क्या होगा, IPU जो कि ये है इनटू I बेस, हर सेक्शन का बेस। ठीक है, तो आप ये सब कीजिएगा, अपने में मैच कीजिएगा आंसर जो भी है। बट मेरा यही कहना था कि आप रिएक्टेंस डायग्राम को सिर्फ और सिर्फ फॉल्ट एनालिसिस के लिए ही नहीं, नॉर्मल कंडीशन में भी करंट को करंट का वैल्यू निकालने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ आपने देखा कि पर यूनिट सिस्टम के क्या एडवांटेजेस हैं। पर यूनिट सिस्टम ने एक मल्टी वोल्टेज लेवल सिस्टम को, मल्टी वोल्टेज लेवल था ना, सेक्शन 1 था 11 किलो वोल्ट का, सेक्शन 2 था 66 किलो वोल्ट का, सेक्शन 3 था 3.3 किलो वोल्ट का। इस मल्टी वोल्टेज लेवल सिस्टम को एक सिंगल वोल्टेज लेवल सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया ताकि हमारी एनालिसिस अच्छे से और आसानी से हो सके। नहीं तो क्या करना पड़ता, नहीं तो फिर इधर से रेफर करना पड़ता ट्रांसफार्मर में इधर, फिर उसको पूरा रेफर करना पड़ता, क्वाइट लेंदी है। तो पर यूनिट सिस्टम का ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको मल्टीपल वोल्टेज लेवल सिस्टम को सिंगल वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद और भी एडवांटेज जैसे कि पर यूनिट में आपको कुछ नहीं सोचना पड़ता है ना, 3 फेज पावर, सिंगल फेज पावर सब बराबर होता है। और भी कई सारे एडवांटेजेस आपके नोट्स में भेजे गए हैं, आप देख लीजिएगा। तो मेन जो है ये है। अब आइए, अभी तक हमने जो किया, अभी ये हमने किया है हाँ x को परसेंटेज में लेकर के, लेकिन जैसा मैंने वो कहा था कि कभी कभी x आपको ओम में भी आ सकता है। तो अगर x ओम में आता है तो कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे, वो देखते हैं एक क्वेश्चन के माध्यम से। ये एक पावर सिस्टम है, जनरेटर 11 किलो वोल्ट जनरेट कर रहा है, 20 MVA का है। अब इसका रिएक्टेंस परसेंट में नहीं दिया, आपको क्वेश्चन में ये देखना होगा, बिना देखे अगर आप करेंगे तो आप गलती करेंगे। क्वेश्चन में देखिए कि रिएक्टेंस परसेंट में दिया है कि इंपीडेंस में दिया है। ऐसा भी हो सकता है किसी का परसेंट में दे दे, किसी का इंपीडेंस में दे दे,
यहाँ पर तो सारा हम इम्पीडेंस में ही लिए हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी का परसेंट में दे, किसी का इम्पीडेंस में दे, तो आपको समझना है। अगर परसेंट में देता है तो फिर वो वाला फॉर्मूला लगता है, x न्यू इक्वल टू x pu, सॉरी x न्यू pu इक्वल टू x ओल्ड pu इंटू MVA बेस न्यू बाय MVA बेस ओल्ड इंटू किलोवोल्ट बेस ओल्ड स्क्वायर बाय किलोवोल्ट बेस न्यू स्क्वायर। और अगर इम्पीडेंस में देता है तो क्या करता है, तो क्या करना है वो देखते हैं। 11 किलो वोल्ट इसका वोल्टेज है, 20 एमवीए पावर है, रिएक्टेंस इसका दे दिया। ट्रांसफार्मर में आइए तो प्राइमरी साइड में स्टार कनेक्टेड है, लो वोल्टेज साइड, और हाई वोल्टेज साइड डेल्टा कनेक्टेड है। 11/33 किलो वोल्ट 25 एमवीए का, इसका रिएक्टेंस है 15 ओम पर फेज। अब ध्यान देना है कि जब भी आपको रिएक्टेंस देगा, ठीक है ना, ट्रांसफार्मर का स्पेशली, तो आपको बताएगा कि किस साइड का बोल रहा है ना। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 15 ओम पर फेज इन ईच फेज ऑफ डेल्टा और HT साइड। मतलब रिएक्टेंस कितना है, 15 ओम पर फेज है, ठीक है ना, इन ईच फेज, प्रत्येक फेज में, किधर का, डेल्टा वाले तरफ का, ठीक है, डेल्टा वाले तरफ का आपको पर फेज का इंपीडेंस कितना है, 15 ओम पर फेज। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर का जो हाई वोल्टेज साइड का रिएक्टेंस आपको दे दिया है, मतलब रेफर्ड है एक्चुअली, टोटल रिएक्टेंस प्राइमरी का इधर का सब रेफर करके, या ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे, रेफर करके टोटल रिएक्टेंस जो दिया है वो 15 ओम पर फेज दिया है। हम लोग यहाँ सीखेंगे कैसे इसको बनाते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन में आए तो J50 इसका रिएक्टेंस दे दिया। फिर ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में यहाँ करें इसका प्राइमरी डेल्टा में, सेकेंडरी स्टार में। और क्या बोल रहा है, 33/6.6 किलो वोल्ट का है, 30 एमवीए का है, और इसका रिएक्टेंस है 16 ओम पर फेज। और LT साइड मतलब इस तरफ स्टार कनेक्टेड, ठीक है, मतलब स्टार कनेक्टेड जो वाइंडिंग है उस तरफ रेफर क्या हुआ, टोटल रिएक्टेंस कितना है, 16 ओम पर फेज। उसके बाद फिर एक जनरेटर है 6 किलो वोल्ट का, मतलब इधर कुछ ड्रॉप वगैरह हुआ होगा, वो नहीं दिखाया, बट सीधे आपको 6 दिया तो 6 मान के चलेंगे। 25 एमवी, इसका रिएक्टेंस 22 ओम पर फेज। तो देखिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 1 से स्टार्ट करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो सेक्शन 2 का हम लोगों ने वोल्टेज बेस मान लिया, जो इसका वोल्टेज बेस है 33 किलो वोल्ट, उसको हमने इसका वोल्टेज बेस मान लिया ट्रांसमिशन लाइन का। और पावर बेस मैक्सिमम पावर 30 एमवी है तो 30 एमवी मान लिए। अब जब सेक्शन 1 में आएंगे तो हमारा वोल्टेज बेस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के हिसाब से कितना हो जाएगा, 11 किलो वोल्ट, और पावर बेस तो 30 एमवी है। इधर आएंगे तो वोल्टेज बेस हो जाएगा 6.6 किलो वोल्ट, और पावर बेस तो 30 एमवी है। सेक्शन 1 में VV पता चल गया, SV पता चल गया, तो ZB पता चल जाएगा। और इसका हम लोगों को निकालना है पर यूनिट रिएक्टेंस जनरेटर का। तो पर यूनिट रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x एक्चुअल x pu इक्वल टू x एक्चुअल बाय z बेस। तो x एक्चुअल है J 1.6 और डिवाइडेड बाय z बेस इतना है, तो ये निकल गया। सिंपल है ना, मतलब अगर इंपीडेंस में भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो और आसान है, ZB निकाल लेंगे और जो दिया है उसको ZB से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू आ गई J 0.396 पर यूनिट, और जनरेटर का वोल्टेज भी निकाल दिया। अब देखिए, अब आते हैं ट्रांसफार्मर पे। अब इस ट्रांसफार्मर में आपको ये कह रहा है दो बातें हैं, एक तो इम्पीडेंस को देखना है, एक दूसरा ये देखना है इसको हम किस सेक्शन में हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 11/33 किलो वोल्ट 25 एमवीए x इक्वल टू दिस इन ईच फेज ऑफ डेल्टा और HT साइड। HT साइड का आपको रिएक्टेंस दे दिया, मतलब रेफर्ड करके दे दिया। अब समझिए बात, देखिए जो हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है या जो रिएक्टेंस डायग्राम है, ये सारे के सारे डायग्राम बनते हैं पर फेज बेसिस पर, सिंगल फेज का बनाते हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि हम लोग इसको बनाते हैं स्टार पूरा सर्किट मान के लिए, स्टार पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो रिएक्टेंस दिया है 15 ओम पर फेज दिया है, डेल्टा साइड का दे दिया है, ठीक है ना। तो डेल्टा में दिया है,
लेकिन हमको इस पूरे सिस्टम को स्टार कनेक्शन मान के करना है। तो आप नेटवर्क में पढ़े थे, अगर एक डेल्टा कनेक्टेड कोई लोड हो जिसका हर एक ब्रांच का रेजिस्टेंस अगर R हो, तो उसको जब हम लोग स्टार में कन्वर्ट करते हैं तो उसके हर एक फेज का रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? तो आपको ध्यान में होगा ये R/3 हो जाता है ना? R/3 हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जैसे यहां पे आपको 15 ओम दिया है डेल्टा का, तो इसका इक्विवेलेंट स्टार जो होगा, इसका जो इक्विवेलेंट स्टार होगा उसका पर फेज रिएक्टेंस कितना होगा? 5 ओम होगा, क्योंकि 15/5। समझ में आ रही बात? मतलब अगर आपको डेल्टा साइड का रिएक्टेंस दिया हुआ है तो हम लोग उसका इक्विवेलेंट लेंगे स्टार के, स्टार को एज्यूम करके, है ना। मतलब अगर 15 ओम दिया है तो इसका इक्विवेलेंट स्टार का इंपेडेंस कितना होगा? 15/3, मतलब 5 ओम पर फेज। तो हम लोग उसी को लेकर के चलेंगे और उसी को लेकर के सॉल्व करेंगे। बात समझ आ गई? ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए हम XTL PU तो निकाल दिए, ZB निकाल दिए 36.3 और XTL PU निकाल दिए J 1.37। इसके नीचे लिखेंगे इक्विवेलेंट impedance in star connection, equivalent impedance in star connection of T1 per phase, impedance नहीं, reactance, equivalent reactance in star connection of T1 per phase। तो 15 है डेल्टा में, तो स्टार में हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा J5 ओम, ठीक है। तो देयरफॉर XT1 पर यूनिट इक्वल टू J5/Z बेस 36.3। समझ आ गई बात? तो अगर डेल्टा में दिया हुआ है तो उसको बाय 3 करके लेंगे और ये स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं। तो ये आ रहा है J 0.137, J 0.137, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? और कोशिश करेंगे हम लोग कि जिस साइड के बारे में बोल रहा है ना उसी सेक्शन में इसको लें, ठीक है ना। मतलब कि ये बोला किस साइड में है? HT साइड में, ठीक है। तो HT साइड में बोला है तो हम लोग HT साइड हमारा सेक्शन 2 में आता है, तो इसको हम सेक्शन 2 में ही सॉल्व करेंगे पूरा। और करना कुछ नहीं है, जेड बेस आप निकाल ही लिए हैं, जो भी दिया है 18 दे, 20 दे, 22 दे, जो भी दिया है उसको 1/3 करके, या यहाँ पर आप एक लाइन और कर सकते थे J15/3, है ना। ऐसा भी इसको कर सकते हैं, जगह थोड़ा कम है बट आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, J15/3 इक्वल टू J5 और J5/36.3 कर देंगे तो J 0.137 भी हो गया। ओके, अब आते हैं सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 का भी जेड बेस निकाल लें, तो जेड बेस हो जाएगा 6.6 का होल स्क्वायर अपॉन 30, तो ये कितना हो जाएगा? 1.452 1.452। अब सेक्शन 3 में हमको तीन चीज निकालना है, इसका रिएक्टेंस निकालना है, इसका रिएक्टेंस निकालना है, इसका बीजी निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसका 16 ओम पर फेज है ऑन LT साइड, LT साइड का दिया हुआ है और LT साइड इसका ये है, दिस इज LT साइड, और LT साइड किसमें कनेक्टेड है? स्टार में कनेक्टेड। ये सब चीज देखना है। यहाँ पर डेल्टा बोल दिया, HT साइड बोलता तो क्या देखते हैं, ये LT साइड है, लो टेंशन साइड 11 किलोवोल्ट, ये HT साइड है, हाई टेंशन साइड 33 किलोवोल्ट। तो हाई टेंशन साइड किसमें कनेक्टेड है? डेल्टा में, तो 15/3 करना पड़ेगा। यहाँ पे लो टेंशन साइड ये है, हाई टेंशन साइड ये है। ऐसा नहीं कि हमेशा बायां वाला लो टेंशन होता है, दायां वाला हाई टेंशन, ये सब नहीं है, देखना होगा।
ये लो, ये हाई टेंशन साइड है, ये लो टेंशन साइड, क्योंकि यहाँ 33 किलोवोल्ट या 6.6 किलोवोल्ट। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 ओम पर फेज ऑन एलटी साइड, मतलब इस साइड, और ये साइड किसमें कनेक्टेड है, स्टार में। तो यहाँ पर बाई 3 वगैरह करने की कोई आवश्यकता नहीं। ओके, तो यहाँ पे क्या करें, तो यहाँ पे अगर हम निकालें XT2 पर यूनिट, XT2 पर यूनिट कितना हो जाएगा, J16 डिवाइडेड बाय 1.45, J16 डिवाइडेड बाय 1.45 XT2 PU। ठीक है, तो ये आ रहा है J11.02 पर यूनिट। ठीक है, सिमिलरली इसका तो हो गया। अब हम जनरेटर का अगर निकालें, जनरेटर का XG2 PU निकालें, तो इसका J22 डिवाइडेड बाय जेड बेस कितना है, 1.452। ठीक है, यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना है कि इसका वोल्टेज तो 6 किलो वोल्ट है, तो इसका जेड बेस 6.6 से कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, इस पूरे सेक्शन का ही जेड बेस ये है 1.452। तो J22 बाय 1.452 ये हो जाएगा 22J डिवाइडेड बाय 1.452, J15.15। ठीक है, और VG2 PU हो जाएगा एक्चुअल मतलब 6 और डिवाइडेड बाय बेस मतलब 6.6, तो ये कुछ कम हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 6.6 है ना, तो ये जाएगा 0.909। तो ये इसकी सारी वैल्यूज आ गई। अब हम लोग इसका रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। तो इसका जो रिएक्टेंस डायग्राम होगा वो यही कुछ होगा, है ना। ये बनाएंगे जीरो का सोर्स, फिर इसका रिएक्टेंस, फिर ये जो है ये ट्रांसफार्मर 1 का रिएक्टेंस है, फिर ये सीक्वेंस में ही करना है, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस है, फिर ये जो है सो आपको ट्रांसफार्मर 2 का रिएक्टेंस है, ये जो है आपको वो जनरेटर 2 का रिएक्टेंस है, और ये जनरेटर 2 का वोल्टेज है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें हैं। ठीक है, और भी आपको कोई क्वेश्चन मिले तो आप उसको बनाइएगा। ठीक है ना, तो अब हम लोग फॉल्ट एनालिसिस के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फॉल्ट करंट की एनालिसिस, कि फॉल्ट करंट आखिर होता कैसा है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। ये सब चीज़ें एक टॉपिक में देखना है, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद तब हम लोग सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे, और उस पर कैसे फॉल्ट लेवल निकालते हैं, फॉल्ट MVA निकालते हैं, और किस तरह से फॉल्ट करंट निकालते हैं, ये सब देखेंगे। वहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है रिएक्टेंस डायग्राम, वो हमको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, थैंक यू।